इजिप्ट के इन पिरामिड से भी रहस्यमयी हैं ये नाज़का लाइंस। पेरू के रेगिस्तान में बने ये बड़े बड़े मिस्टीरियस सिंबल्स और लैंडिंग स्ट्रिप्स, जिन्हें बिना मैथमेटिक्स और जियोमेट्री के नॉलेज के बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सिंबल्स इतने बड़े हैं कि इन्हें केवल आसमान से ही देखा जा सकता है, जिनका निर्माण यहाँ आज से करीब 2000 साल पहले मौजूद एक प्राचीन सिविलाइजेशन ने किया था। लेकिन वेट अ सेकेंड, क्या मैंने 2000 साल पहले कहा? और उस वक्त तो इंसान उड़ना भी नहीं जानते थे, उनके पास कोई हवाई जहाज भी नहीं था, तो ये लैंडिंग स्ट्रिप्स और सिंबल्स किसके लिए बनाए गए थे? और आखिर इन्हें बनाने के बाद नाज़का के लोग अचानक कहां गायब हो गए? तो दोस्तों, ये लैंडिंग स्ट्रिप्स और सिंबल्स हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि आसमान से आने वाले एलियंस के लिए बनाए गए थे। पर क्या ये सच है? और क्या हमारे पास इसका कोई प्रूफ है? जिसका जवाब है हाँ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। सूरज ढल चुका था, ठंडी हवाएं रेगिस्तान की रेत उछाल रही थी। ऊपर आसमान में एक हवाई जहाज तेज रफ्तार से उड़ रहा था, जिसके कैप्टन एडवर्ड्स अपने विंडशील्ड से नीचे झांक रहे थे कि तभी उस सुनसान रेगिस्तान में उन्हें कुछ अजीब सी चीज नजर आई। ये क्या है? ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को रेडियो पर कॉल किया, मगर कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर जमीन पर इतनी परफेक्ट सीधी रेखाएं, गोल आकृतियां और विशालकाय जानवरों की तस्वीरें कैसे बनी हुई थी। अब जितना ज्यादा वो अपने जहाज को झुकाकर इन आकृतियों को देख रहे थे, उतना ही ये रहस्य गहरा होता जा रहा था। ये आकृतियां इतनी विशालकाय थी कि जमीन से देखने पर पूरी तरह दिखाई ही नहीं देती थी। बस ऊपर आसमान से देखने पर ही इनकी पूरी तस्वीर बनती थी। कैप्टन एडवर्ड्स ने तुरंत रेडियो पर अपने बेस से संपर्क किया और कहा, हमें यहाँ कुछ अजीब मिल रहा है। ये इंसानों के बनाए हुए नहीं लगते, पर ये पहली बार नहीं था जब इंसान इस बेजान रेगिस्तान में इन मिस्टीरियस मैसिव सिंबल्स को देख रहे थे। साल 1927 पेरुवियन मिलिट्री के पायलट्स ने पहली बार इन रहस्यमयी रेखाओं को देखा था। उन्होंने जमीन पर बनी इन आकृतियों की जानकारी मीडिया और गवर्नमेंट तक पहुंचाई, मगर तब किसी ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब इन मिस्टीरियस सिंबल्स को बार बार देखा जाने लगा, तब साल 1930s के दौरान जर्मन मैथमेटिशियन और आर्कियोलॉजिस्ट मारिया राइच को इन लकीरों में कुछ अजीब लगा, कुछ ऐसा जो इंसानी दुनिया से अलग था, जिसके रहस्य को जानने और कंफर्म करने के लिए उन्होंने साल 1930 से ही इन रेखाओं पर गहराई से रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने इन आकृतियों की लंबाई और बनावट का अध्ययन किया, तो ये पता चला कि ये बस आम तस्वीरें नहीं थी। कुछ आकृतियां विशालकाय पक्षियों, मकड़ियों और बंदरों की थी, इतनी बड़ी कि एक पूरे शहर के बराबर। कुछ डिजाइन्स बिल्कुल जियोमेट्रिक थे, जैसे तीर के निशान, स्पाइरल और त्रिकोण। कुछ आकृतियां इतनी सीधी रेखाओं से बनी थी कि वे कई किलोमीटर्स तक फैली हुई थी, जैसे कि वो कोई रनवे हो। और शायद ये था भी, पर हम इंसानों के लिए नहीं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, ये इतने सही मेजरमेंट्स के साथ आखिर कैसे बनाई गई थी, क्योंकि ये आकृतियां जमीन पर खड़े होकर देखना तो लगभग नामुमकिन था। अब इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि हजारों सालों में भी ये लकीरें आखिर मिटी क्यों नहीं, और क्या सच में ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन या एलियन यूएफओ के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थी? अब इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें यहाँ पर बसने वाली नाज़का सिविलाइजेशन को समझना पड़ेगा। सूरज की किरणें नाज़का रेगिस्तान के सुनसान मैदान पर बिखर रही थी। ये वही जगह थी जहां हजारों साल पहले एक समृद्ध सभ्यता रहा करती थी, नाज़का सिविलाइजेशन। ये लोग 2000 साल पहले यहाँ पर बसते थे, मगर उनकी सभ्यता एक ही झटके में गायब हो गई थी। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे? तो नाज़का लोग एक शानदार सभ्यता का हिस्सा थे। उन्होंने एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम, खगोलीय ज्ञान और जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाए, जो उस समय के हिसाब से एक चमत्कार जैसा लगता था। मगर उनके पास कोई मशीन नहीं थी, कोई आधुनिक टूल्स नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे इतने बड़े और सही डिजाइन्स बनाए जा सके। तो फिर ये सब आखिर कैसे बना? क्या किसी और ने उन्हें ये नॉलेज दी थी? क्या इन डिजाइन्स को आसमान से देखने वाला कोई था?
जब रिसर्चर्स ने इन डिजाइन्स की तुलना खगोलीय नाखून से की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हमिंग बर्ड आकृति को जब वैज्ञानिकों ने गौर से देखा तो ये तारों के सिग्नस कॉन्स्टलेशन से मिलती थी। बंदर की आकृति भी नक्षत्रों से जुड़ी थी, जिसका पैटर्न उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन से मैच करता था। कुछ सीधी रेखाएं ऐसी थी जो साल के खास दिनों में सूरज और चांद की दिशा को बताती थी। यानी ये आकृतियां कोई आम कलाकृति नहीं थी, ये एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स थे। पर आखिर कैसे और कहां के मैप्स? तो साल 1976 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने नाज़का रेगिस्तान में कुछ गुफाएं खोजी। इन गुफाओं में पाई गई कुछ पेंटिंग्स ने एक नया रहस्य खड़ा कर दिया। इन गुफाओं की दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थी। कुछ तस्वीरें बड़े सर और बड़ी आंखों वाले क्रिएचर्स की थी, कुछ में आकाश से उतरती हुई रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स को दिखाया गया था, कुछ में ऐसे जीव दिखाए गए थे जो इंसानों जैसे थे मगर उनके सर अलग बनावट के थे। क्या ये दिखाता है कि नाज़का लोग किसी दूसरी दुनिया से आए क्रिएचर्स के संपर्क में थे? अब देखो, इस सभ्यता के एग्जिस्टेंस के प्रूफ्स और एलियन से जुड़ी इनकी मिस्ट्रीज ही हमें नहीं डराती, बल्कि इनके पीछे की दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री है इनका अचानक से पृथ्वी से गायब हो जाना। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाज़का सभ्यता साउथ अमेरिका की सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक थी, मगर फिर एक ही झटके में यह सभ्यता कैसे खत्म हो गई? तो साल 1990 में वैज्ञानिकों ने नाज़का एरिया में खुदाई की और जो वहां पर उन्हें मिला वो चौंकाने वाला था। नाज़का लोगों की हड्डियां वहां पर मिली थी, मगर उनके कंकालों में कुछ अलग था। कुछ की खोपड़ियां असामान्य रूप से लंबी थी, पर मोस्टली लोगों का तो सर ही उनके शरीर से अलग था, जिसे शायद जानबूझकर अलग किया गया था। इन हड्डियों के सैंपल्स का जब डीएनए परीक्षण किया गया ना, तो ये पता चला कि इनमें से कुछ हड्डियां इंसानों की नहीं थी। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि ये हड्डियां फिर एलियंस की थी, हो सकता है कि किसी जानवर की हो। लेकिन इन कंकालों पर की गई दूसरी सबसे बड़ी फाइंडिंग्स थी कि ज्यादातर हड्डियों पर अजीब कट मार्क्स थे जो किसी अत्याधुनिक टूल्स से बनाए गए थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि नाज़का सिविलाइजेशन का खात्मा 400 से लेकर 700 सीई के बीच हुआ था, लेकिन कुछ थियरीज ये कहती है कि नेचुरल डिजास्टर्स भी इसमें से एक कारण हो सकता है, क्योंकि 450 सीई के आसपास पेरू के इस इलाके में एक विशालकाय भूकंप आया था। इसके अलावा इस इलाके में उस समय 40 साल लंबा एक बड़ा सूखा भी पड़ा था, जिस दौरान यहाँ पर बचे कुचे पानी के सोर्सेस सूखने लगे थे और धीरे धीरे नाज़का लोगों का जीवन मुश्किल होता गया, जिसके चलते यहाँ की सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गई। या फिर एक थियरी ये भी कहती है कि इन मुश्किल दिनों में अपनी जान बचाने के लिए नाज़का के लोग यहाँ आने वाले एलियंस के साथ किसी और दुनिया में चले गए थे। तो साल 1980 के दशक में जब यूएफओ रिसर्चर्स ने नाज़का के रेगिस्तान की सीधी रेखाओं का विश्लेषण किया, तो उन्होंने देखा कि ये रेखाएं एक रनवे की तरह बिल्कुल सीधी थी। अब कई वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये एक तरह का लैंडिंग साइट था, जहां पर एक अजीब तरह की एनर्जी भी रिकॉर्ड की गई थी जो रेडियो सिग्नल्स को प्रभावित करती थी। अब अगर ये सच था तो इसका मतलब ये जगह कभी यूएफओज के उतरने की असली साइट थी। और सबसे बड़ा रहस्य, क्या नासा को पहले से इसके बारे में पता था? तो साल 2000 में जब नासा ने नाज़का के ऊपर से सैटेलाइट इमेजेस ली, तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाले एनर्जी पैटर्न्स रिकॉर्ड किए। कुछ रेखाओं के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज रिकॉर्ड की गई। वैज्ञानिकों का कहना था कि यहाँ एक अननोन एनर्जी सोर्स था, कुछ ऐसा जो अब तक समझा नहीं जा सका है। पर यूएफओ क्लेम्स का क्या यहाँ सच में यूएफओ उतरे थे? तो नाज़का के स्थानीय लोग सदियों से ये कहते आए हैं कि उनके पूर्वजों ने आसमान में उड़ने वाली अजीब रोशनियां देखी थी। फॉर एग्जाम्पल, साल 1960s में कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने रेगिस्तान में चमकदार अजनबी वाहन उड़ते हुए देखे थे। इसके अलावा साल 1986 में एक प्राइवेट पायलट ने दावा किया कि उसने नाज़का के ऊपर एक तेज रफ्तार यूएफओ देखा जो 1 सेकंड में गायब हो गया था। पर आखिर हम इन दावों में यकीन ही क्यों करें? तो देखो, नाज़का लाइंस और यूएन पर उतरने वाले एलियन यूएफओस का कनेक्शन वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं था। कुछ शोधकर्ताओं ने प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण किया और पाया कि माया सभ्यता के ग्रंथों में एक उन्नत प्रजाति का जिक्र मिलता है जो आसमान से आई थी और फिर वहीं पर वापस लौट गई थी। इसके अलावा भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी हमारी इन प्राचीन सिविलाइजेशन के पास विमान नामक उड़ने वाली मशीन्स का उल्लेख मिलता है
जो बिल्कुल यूएफओस की तरह दिखती है। और आखिर में इजिप्ट के पिरामिड्स में ऐसी चित्रोकारी मिलती है जिसमें आकाश में उड़ते रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स का जिक्र मिलता है। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही था या फिर कुछ तो ऐसा था जो वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं? नाज़का रेगिस्तान की रेत में छुपी ये लकीरें एक समय एक समृद्ध सभ्यता की गवाह थी। ये वही लकीरें थी जो हजारों सालों से अपनी जगह पर बनी रही, बिना किसी हलचल के, बिना किसी बदलाव के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये लकीरें आखिर बनी कैसे। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ कई इतिहासकारों का मानना है कि नाज़का लोगों ने रेगिस्तान की अपर सरफेस से ऑक्सीडाइज्ड डार्क स्टोन्स हटाकर नीचे की हल्की सैंड को एक्सपोज कर दिया था, जिससे ये रेखाएं बनी थी। इससे धूप में पड़ने वाले पत्थर और छाई रही हल्की मिट्टी के बीच एक कॉन्ट्रास्ट बना। ऑल्सो ड्राई क्लाइमेट और वेदर स्टेबिलिटी ने इन जियोग्लाइफ्स को लगभग 2000 सालों तक बिल्कुल अक्षुण्ण बनाकर रखा। इसके अलावा इन रेखाओं की लंबाई और आकार देखकर एक और सवाल उठता है, नाज़का लोग बिना ऊपर से देखे इन्हें इतनी सही सिमेट्री के साथ आखिर कैसे बना सकते थे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ रेखाएं कई किलोमीटर्स तक फैली थी और कुछ आकृतियां एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी थी। जैसे कि कुत्ते की आकृति 164 फीट लंबी थी। कोंडोर जियोग्लाइफ 459 फीट तक फैला हुआ था और सबसे बड़ा जियोग्लाइफ एक अजीब सी चिड़िया की आकृति 984 फीट लंबी थी, जो आईफिल टावर जितनी ऊंची थी। अब कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि हो सकता है कि नाज़का लोगों ने गर्म हवा से उड़ने वाले गुब्बारे यानी कि हॉट एयर बलून्स का इस्तेमाल किया होगा ताकि वे ऊपर से इन आकृतियों को देख सके। मगर आज तक कोई भी ऐसे उड़ने की टेक्नोलॉजी का प्रूफ नहीं मिला है। इसके बजाय ये माना जाता है कि वे मैथमेटिकल स्केलिंग टेक्निक्स का यूज करते थे। पहले छोटी स्केल की मॉडल्स बनाते थे और फिर उन्हें बड़े साइज में एक्सपैंड करते थे। पर फिर भी इतने बड़े स्ट्रक्चर्स की रचना के लिए उनके पास गणित और जियोमेट्रिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी था। और अगर एलियन एक्सप्लेनेशन को हटा दिया जाए और सभी चीजों को लॉजिकल ही रखते हुए देखा जाए ना, तो शायद हजारों साल पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन होने के बावजूद इनके पास मैथमेटिक्स और जियोमेट्रिक का अच्छा खासा ज्ञान था, जो इनकी इन क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स में साफ साफ दिखता है। लेकिन नाज़का सिविलाइजेशन से भी पुरानी एक और सभ्यता थी जो इन जियोग्लाइफ्स की शुरुआत से जुड़ी हो सकती थी, पैराकास सिविलाइजेशन। ये सभ्यता 800 BCE से लेकर 200 BCE तक इन रेगिस्तान में रही थी और उसने पहली बार छोटी जियोग्लाइफ्स बनानी शुरू की थी, जिनके अवशेष आज भी यहाँ पर मिलते हैं। पैराकास की आकृतियां पहाड़ी इलाकों में बनी होती थी, जो उनके और नाज़का के डिजाइन्स में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करती थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पैराकास सिविलाइजेशन के मंदिरों और फ्रेस्कोस का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि उनके डिजाइन्स भी कॉम्प्लेक्स डायमंड चेन्स और पिरामिड सिंबल से बने हुए थे। ये संकेत देते हैं कि हो सकता है कि नाज़का लोगों ने पहले से चली आ रही एक जियोग्लाइफ मेकिंग ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया हो। पर इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो रिसर्च में यहाँ पर पता चली वो ये थी कि नाज़का रेखाएं सिर्फ क्रिएटिव डिजाइन ही नहीं थी, ये एक रिलीजियस और धार्मिक महत्व भी रखती थी। कई इतिहासकार और रिसर्चर्स की माने तो नाज़का सभ्यता के लिए कुछ विशेष आकृतियां एक प्रकार की पूजा और अनुष्ठान का हिस्सा थे। हमिंगबर्ड, मंकी और कॉन्डोर जैसे जीव कई कल्चर्स में पवित्र माने जाते थे, जिनको मोस्टली पानी से जोड़ा जाता था। और क्योंकि नाज़का रेगिस्तान में भी पानी की कमी थी, इस वजह से पानी से जुड़ी आकृतियों का महत्व और भी बढ़ गया था। व्हेल एक समुद्री जीव था, मंकी रेन फॉरेस्ट से आते थे, कॉन्डोर पहाड़ी बारिश से जुड़ा हुआ था और स्पाइडर अक्सर ही पानी के सोर्स के आसपास पाए जाते थे। अब कई जगह आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे सबूत मिले थे जिसमें नाज़का लाइंस के आसपास मेटल ऑब्जेक्ट्स, अनाज, समुद्री सीपियां यानी कि शेल्स दबे मिले थे, जो साफ साफ संकेत देते थे कि ये रेखाएं किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए एक प्रार्थना थी, जो जल और कृषि के लिए होती थी। ये थियरी इसीलिए भी और ज्यादा मजबूत हो जाती है क्योंकि जब साल 1980s में एक्सकेवेशंस शुरू हुए ना, तब आर्कियोलॉजिस्ट ने नाज़का लाइंस के पास क्वाची नाम की एक विशाल अंडरग्राउंड सिटी को खोज निकाला, जो 370 एकर्स में फैली थी। इस रिसर्च के मुताबिक ये नाज़का सिविलाइजेशन की मेन सिटी में से एक थी, जहां कई मंदिर थे। एक्सकेवेशंस के दौरान इस प्राचीन शहर से हजारों की संख्या में इंटेंशनली ब्रोकन सिरामिक्स मिले, जो एक रिचुअलिस्टिक डिस्ट्रक्शन का संकेत देते हैं।
सबसे चौंकाने वाली चीज तो ये थी कि कुछ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस भी मिले थे। काफी जगह कटा हुआ सर मिला था, जो इस बात का सबूत देते हैं कि नाज़का लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दिया करते थे। एक नई थियरी जो साल 2011 में मैग्नेटोमेट्री सर्वेस के द्वारा सामने आई थी, वो ये बताती है कि नाज़का रेखाएं सिर्फ देखने या प्रार्थना करने के लिए नहीं थी, बल्कि लोग इन पर चला भी करते थे। ये कुछ उसी तरह था जैसे कई लोग मंदिरों के बाहर परिक्रमा करते हैं, क्योंकि स्टडीज ने ये दिखाया है कि हर एक नाज़का लाइन सिंबल एक सिंगल कंटिन्यूअस लाइन से बना होता है, जिसमें एक एंट्रेंस और एक एग्जिट होता था। ये रेखाएं हो सकता है कि एक तरीके से स्पिरिचुअल पैथवेज थी, जो प्रार्थना या नित्य यात्रा के लिए यूज किया जाता था। वैज्ञानिक आज भी नए तरीकों से नाज़का रेखाओं का एनालिसिस कर रहे हैं। रीसेंट एरियल फोटोग्रामेट्री सर्वेस के माध्यम से 50,000 से ज्यादा नए जियोग्लाइफ्स को मैपिंग किया गया है। 3D मॉडल्स की मदद से रिसर्चर्स को इन लकीरों के हिडन फीचर्स दिखने लगे हैं, जिसमें कुछ रिचुअलिस्टिक प्लेटफॉर्म्स भी मिले हैं। अब जब उनका एक्सकवेशन किया गया तब ये पता चला कि उनमें कॉर्न, बीन्स और इक्वाडोर से लाई गई सी शेल्स मिली है, जो एक बार फिर ये बताता है कि नाज़का रेखाएं एक रिलीजियस फंक्शंस का हिस्सा थी, जो पानी और फर्टिलिटी वर्शिप से जुड़ा था। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है कि क्या ये सिर्फ एक एडवांस सिविलाइजेशन का अद्भुत ज्ञान था, या फिर सच में कोई अनजानी ताकत नाज़का लाइंस के पीछे छिपी हुई थी? क्या हम सच में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ नाज़का लाइंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के इतिहास में बार बार उभरता रहा है। नाज़का रेखाएं एक ऐसे समय की गवाह है जब मनुष्य ने अपनी कल्पना और ज्ञान को मिलाकर कुछ ऐसा बनाया था जो आज भी समझ पाना मुश्किल है। एक तरफ ये रेखाएं एक प्राचीन सभ्यता का अद्भुत इंजीनियरिंग मार्वेल है, एक ऐसी कलाकृति जो बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बनाई गई थी, लेकिन इतनी विशाल कि सिर्फ आसमान से ही देखी जा सके। और दूसरी तरफ ये एक अजीब रहस्य भी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पृथ्वी पर सिर्फ हम ही मौजूद है, या कोई और भी है जो हमें देख रहा है। अब चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है कि नाज़का लोगों का ज्ञान अपने समय के हिसाब से काफी आगे था। पर अगर ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान था, तो फिर इसकी इतनी विशालता और जियोमेट्रिकल प्रिसिशन का क्या राज है? क्या हमारे प्राचीन सिविलाइजेशन हमारे सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थी, या उनकी सच में कोई मदद कर रहा था? आपको क्या लगता है? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है पिरामिड के अंदर से मिले तूतनखामन के कब्र के श्राप के बारे में। क्या तूतनखामन का कब्र वाकई में श्रापित था, या फिर इसकी कहानी कुछ और है? ये जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।